Hello students, in last video lecture we have studied about the free body diagrams, and in continuation of that we will today study real weight and apparent weight of a body. Now for that I would like to start a topic. I would like to introduce a topic. That topic is net force. Net force. This topic is important to understand these topics or any other topics in which the force is applying in from so many directions. Now, what is the concept of net force? For example, there is a table on which force is acting from this direction. This force is F1. And another force is acting in this direction. This is F2. Now there are certain cases in this force sequence. First case will be if F1 is greater than F2. If F1 is greater than F2, then this force is greater and this force is smaller. Hence this table will get displaced in this direction. ये टेबल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी. अब कोई भी चीज डिस्प्लेस किस वजह से होती है? वो होती है डिस्प्लेस जब उस पर कुछ फोर्स लगती है. तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? F1. तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगी, टोटल फोर्स जो लगेगी, वो टोटल फोर्स किसकी वजह से है? नेट फोर्स ड्यू टू F1 एंड F2. और F1 ज्यादा है तो F नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2. बस एक चीज यहां याद रखनी है कि जो फोर्स ज्यादा होती है हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स मिलती है. क्या समझ में आ गई बात? नेट फोर्स का मतलब है दोनों फोर्स का समेशन आप कर रहे हो, दोनों फोर्स को आप ऐड कर रहे हो एल्जेब्रिकली. जब आप किसी चीज को एल्जेब्रिकली ऐड करते हो तो वहां पे आप उसका साइन भी कंसीडर करते हो. क्या समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें. कि फॉर एग्जांपल F1 थी 8 न्यूटन और F2 थी 3 न्यूटन. अब तो क्लियर हो गया कि 8 न्यूटन की फोर्स यहां से लगी और 3 न्यूटन की फोर्स यहां से लगी, तो टेबल को इधर जाना ही था. तो जो आपको नेट फोर्स मिली वो कैसे मिलेगी? दैट इज 8 माइनस 3 विच इज 5 न्यूटन. मतलब कि ये टेबल जो अब आगे जाएगी, ये जो आगे डिस्प्लेस होगी, दैट विल बी विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. 5 न्यूटन की फोर्स से ये डिस्प्लेस हो जाएगी. इसका मतलब है कि इस टेबल में जो मास और इस टेबल में जो एक्सेलरेशन आना है दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन. मास तो टेबल का सेम रहेगा, एक्सेलरेशन जो आएगा और एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 5 न्यूटन के. समझ में आ गई बात? चलिए सेकंड केस ले लेते हैं. सेकंड केस, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1. अगर F2 ग्रेटर है F1 से तो इसका मतलब है कि जो आपको F नेट मिलेगी, अगर F2 ग्रेटर है दैट मीन्स टेबल विल डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन. सो F नेट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1. हमेशा ज्यादा वाली डायरेक्शन में ही नेट फोर्स लगती है. चलिए थर्ड, इफ F1 इज इक्वल टू F2. अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये टेबल फॉर एग्जांपल इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन की फोर्स ही इस डायरेक्शन में लग रही है. इसका मतलब इस पे लगने वाली F नेट क्या हो जाएगी? 0. ये टेबल कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगी. तो हर केस में जहां पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं वहां पे यही 3 केसेस आपको देखने को मिलेंगे. या तो नेट फोर्स 0 होगी, या F1 ज्यादा होगा, या F2 ज्यादा होगा. बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा. क्या क्लियर हो गई? अब हम पढ़ेंगे अपरेंट वेट एंड रियल वेट. तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि अपरेंट वेट किसको कहते हैं और रियल वेट किसको कहते हैं. देखिए, अपरेंट का मतलब होता है दिखाई देना,
और रियल का मतलब है जो एक्चुअली में है, मतलब कि अपरेंट का मतलब है कि आपको कोई चीज दिखाई दे रही है, कोई वेट उस वक्त दिखाई दे रहा है, और रियल का मतलब है वो एक्चुअली में है। तो दोनों में अंतर समझिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को जब हम हाइट पे लेके जाते हैं और एक्सेलरेशन के साथ जब उसको लेके जाते हैं तो उस बॉडी के वेट में कुछ फर्क आ जाता है। ये बात शायद आपको क्लियर ना हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन समझिए इस चीज को आगे। देखिए कैसे हमारा जो वेट है, बॉडी का जो वेट है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं एक वेइंग स्केल पे। आप जब खड़े हैं एक वेइंग स्केल पे, वेइंग स्केल जो रीडिंग्स दिखा रहा है वो किस वजह से दिखा रहा है? क्योंकि आपने वेइंग स्केल पे कुछ वेट डाला। फॉर एग्जाम्पल ये हैं आप, जो भी सोनू मोनू टोनू जो भी हैं आप, ये हैं आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हैं। वेइंग स्केल तो समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। उस पर रीडिंग आ गई क्या? 50 नहीं, 50 तो बहुत कम हो जाएगा, 65 kg। अब ये जो 65 kg की जो रीडिंग आई है, वो रीडिंग क्या है, वो किस वजह से आई है? वो आपके वेट की वजह से आई है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से आई है? ये समझना बड़ा जरूरी है। अर्थ ने जो नॉर्मल वे, आपने क्या किया, अर्थ पे दबाव डाला। आप इस वेइंग स्केल पे खड़े हैं, वेइंग स्केल अर्थ पे रखा है, आपने वेइंग स्केल के थ्रू अर्थ पे दबाव डाला तो अर्थ ने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। याद है ना? अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो प्लीज देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना आप वेट डालेंगे। तो इसमें जो रीडिंग आई है 65 kg, ये किस वजह से है? ड्यू टू आर विच इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब कि इस वाले वेइंग स्केल पे 65 kg शो करने में आपका कोई हाथ नहीं है। किसका हाथ है? ग्रेविटी का, अर्थ का। आप कहेंगे नहीं आई समझ में ये बात। चल इस वेइंग को और आप अपने आप को ले जाइए मून पे। कहां? मून पे। वेइंग स्केल पे खड़े हो जाइए। क्या आपका वेट इतना ही आएगा? अब आप कहोगे हाँ बात समझ में आ रही है। अब इतना नहीं आएगा। कितना आएगा? इसको 1/6 से डिवाइड कर दो 65 को, तो करीबन 10.8 kg आएगा। मतलब इतना वेट आपका आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है अर्थ से। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मास पे। मून का मास अर्थ से कम है, ठीक है? तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। तो यहां पे मतलब क्या हुआ कि जो वेइंग स्केल में रीडिंग आ रही है वो रीडिंग किस वजह से है? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से है। आपका कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है? तो आप देखिए ये तो समझ में आ गई कि वेइंग स्केल में रीडिंग किस वजह से आती है। तो ये जो 65 kg, ये केजी जो दिखाई दे रहा है, अलग अलग वेट जो दिखाई दे रहे हैं, या इसके अलावा कोई वेट किसी का आता है तो वो होता है अपरेंट वेट। और रियल वेट क्या है? इस सिचुएशन में जब आप रेस्ट में हैं, जब आप खड़े हुए हैं सरफेस पे, और उस वक्त जब आप अपने आप को वेट करते हैं, दैट इज रियल वेट, ठीक है? और आप जब ऊपर जा रहे हैं किसी चीज पे, आप कहेंगे मैं किस चीज पे ऊपर जाऊंगा? जाइंट व्हील में आप बैठे हैं ना, अरे मेले में झूले लगे रहते हैं उसमें बैठे हैं ना, जब बैठ के उस पर ऊपर की तरफ जाते हैं, इमेजिन कीजिए आप उसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या होता है? हाँ, पेट में पानी हो जाता है वो तो होता ही है, लेकिन कुछ और भी होता है। आपको ऐसा लगता है, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, और इमेजिन क्या, उस वक्त को आप सोचिए जब आप बैठे थे, आपको ऐसा लगता है कि उस जाइंट व्हील की सीट को आप ज्यादा जोर से दबा रहे हैं, ज्यादा प्रेशर से दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वेट वहां पे बढ़ चुका है, आपका वेट इंक्रीज हो चुका है। आपका एक्चुअल वेट नहीं है वो वेट कैसा है? दैट इज अपरेंट वेट। जब कोई बॉडी विथ द ग्रेविटी नीचे आती है या अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाती है तो उसके वेट में कुछ चेंज आ जाता है, उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। और कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है
कोई भी बॉडी जब हाइट पे ऊपर नहीं जा रही है दैट इज रियल वेट। दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके 3 केसेस देखेंगे। 3 केसेस हैं इसके कि लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब लिफ्ट स्टेशनरी है, अभी चलना मूव स्टार्ट नहीं किया। सेकंड केस है लिफ्ट ने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। थर्ड केस है लिफ्ट नीचे आ रही है। एक और फोर्थ केस है कि लिफ्ट नीचे आ रही है और केबल काट दिया। तो 4 केसेस हैं, चारों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले क्या है, रियल वेट, दैट इज वेट ऑफ ए पर्सन who is not moving in vertical direction। ये जो वेट में चेंज आता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करने से आता है। नेक्स्ट है अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या है, दैट इज वेट ऑफ ए पर्सन who is moving with the gravity or against the gravity। चलिए भाई केसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है इसमें, फर्स्ट केस व्हेन अ पर्सन is at rest in a lift। ठीक है, पर्सन इज एट रेस्ट, नहीं पर्सन नहीं, एक सेकेंड, व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट, और उस कंडीशन में आपको वेट बताना है। देखिए ये फॉर एग्जांपल कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर कोई भी चंगू मंगू खड़े हुए हैं। लिफ्ट अभी ऊपर मूव नहीं कर रही, कहीं भी नहीं जा रही है, दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है, रुकी हुई है, स्टेशनरी है लिफ्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। आप देखिए, आप ऊपर खड़े, आप खड़े होके अर्थ पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट कहाँ है, अर्थ पे ही तो है। जब आप प्रेशर डाल रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपने वेट डाला नीचे, दैट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए, और जितना आपने उस पे दबाव डाला, दिस वॉज द एक्शन, जो आपने किया वो क्या है, एक्शन है। अर्थ भी तो रिएक्शन करेगी, उसने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाई, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज आर। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, और लिफ्ट कहीं जा नहीं रही, लिफ्ट कहीं जा नहीं रही, इसका मतलब क्या है, आपको लास्ट केस याद है, अगर लिफ्ट मूव नहीं कर रही, इफ लिफ्ट इज नॉट मूविंग, इफ लिफ्ट इज नॉट moving, that means what, F net force on lift is 0 is equal to 0, F net 0 है उस कंडीशन में। ठीक है, और F net is equal to क्या होता है, F net is equal to R। आप किसी भी दो फोर्सेस हैं आपके पास, दो फोर्सेस में से इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, अगर ये 0 है तो 0 इज इक्वल टू R माइनस एम जी, एम जी को यहाँ ले आइए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। मतलब कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि वेइंग स्केल पे जो रीडिंग आने वाली है वो किस वजह से आने वाली है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से आने वाली है। तो जितना आपका एक्चुअल वेट है उतना ही शो हो जाएगा, कब, जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी। अगला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है। चलिए, सेकेंड केस, लिफ्ट
मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लिफ्ट। तो देखिए ये लिफ्ट है, यहाँ पे कोई भी पर्सन है तो उसका जो वेट है, फॉर एग्जांपल ये है, उनका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अच्छा, वेट नीचे है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो भाई ऊपर ही लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब आप ध्यान दो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर, एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ऊपर जा रही है इसका मतलब है कि इस लिफ्ट पे कुछ नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो नेट फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो नेट फोर्स ऑन लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। भाई नेट फोर्स की वजह से ही तो कोई बॉडी ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। अगर नेट फोर्स नीचे लगेगी तो वो नीचे आएगी, ऊपर लगेगी तो वो ऊपर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। सो एफ नेट विल बी इक्वल टू, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी है? दैट इज आर। उस डायरेक्शन की फोर्स से हमने उस फोर्स को माइनस कर दिया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा mg माइनस आर? mg माइनस आर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि mg माइनस आर लिखने का मतलब है mg ज्यादा हो गया। अगर mg ज्यादा है और mg नीचे की तरफ है तो लिफ्ट को नीचे आना चाहिए ना, ऊपर कैसे जा रही है? ऊपर जा रही है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो दैट इज r माइनस mg। और एफ नेट का मतलब होता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r माइनस mg। सो r विल बी इक्वल टू, mg को यहां ले आएंगे तो ma प्लस mg इज इक्वल टू r। r को मैंने LHS में लिख लिया, सो आई विल टेक m कॉमन, सो इट विल बी a प्लस g। दैट मीन्स व्हाट? देखिए इसका मतलब क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, r की वैल्यू mg तो होगी ही होगी, लेकिन ma के इक्वल भी होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वो वेइंग स्केल पे अगर खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल पे अगर खड़ा हुआ है तो उसका वेट ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो वेट ऑफ द पर्सन, ये कंक्लूजन है, विल बी शोन ग्रेटर इन वेइंग स्केल में ज्यादा वेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा वेट शो होगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे आ रही है भाई लिफ्ट। चलिए फटाफट डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई लिफ्ट, ये हो गई कोई भी भाई साहब, और ये तो वेट का डायरेक्शन हो गया। mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो भाई ऊपर ही लगेगा, चाहे लिफ्ट नीचे आए चाहे ऊपर जाए वो नीचे ही लगेगा। लेकिन अब एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब नेट फोर्स कहां लग रही है? नीचे। अगर नेट फोर्स नीचे लग रही है एफ नेट, तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया? एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। अब उस केस में आपने क्या किया, आर को आप इधर ले जाइए और एम ए को उधर ले जाइए, तो आर इज इक्वल टू एम जी, और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। तो एम कॉमन लिया, जी माइनस ए, ये वैल्यू हो गई। मतलब कि उसके वेट में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उस पर्सन का जो वेट है वो कम फील होगा, कब? या वेइंग स्केल पे कम इंडिकेट होगा जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। सो वेट ऑफ द पर्सन विल बी स्मॉलर देन एक्चुअल।
ठीक है। एक और केस क्या है, ये जो नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट क्या होती है, केबल से बंधी होती है और केबल ऊपर पुली से बंधी होती है और पुली जो है, पुली से के ऊपर से वो कुछ बहुत सारे वेट लगे होते हैं, एक रेलिंग लगी होती है, रेलिंग में बहुत सारे वेट होते हैं, वो वेट नीचे जाते हैं तो वो केबल ऊपर की तरफ खींचती है तो वो लिफ्ट ऊपर जाती है, वेट ऊपर आते हैं तो लिफ्ट नीचे जाती है, ऐसे काम चलता है। अगर उस केबल को काट दिया जाए अगर उस केबल को काट दिया जाए तो वो जो केस होगा वो कौन सा होगा, फ्री फॉल का केस होगा। मतलब कि अब वो केबल की हेल्प से नीचे नहीं आ रहा, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ फ्रीली आ रहा है। अब उस केस में, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, तो देखिए उस कंडीशन में कंडीशन तो यही लगेगी, R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, इफ आ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रीली फॉल कर रही है कोई भी बॉडी, इसका मतलब है उसके पास जो एक्सीलरेशन है वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से है। अगर किसी को भी ऊपर से वैसे ना दिया जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि किसी को धक्का दे दिया जाए, तो वो जो नीचे आएगा उसको फ्री फॉल बोलते हैं। किस वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा। मतलब उसके पास जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, जी। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, तो R इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, जी से जी कैंसिल, तो क्या आ गया, R इज इक्वल टू 0। मतलब कि वेइंग स्केल में क्या दिखाएगा, 0। तो इसका मतलब है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस सिचुएशन, इसको हम बोलते हैं। सही से लिख देता हूं यार, वेटलेसनेस सिचुएशन। क्यों है, क्योंकि केबल कट चुकी है। तो ये 4 केसेस हैं, एपरेंट वेट और रियल वेट के, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बहुत ही इजी लेवल के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। वो इजी लेवल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ a body of mass 8 kg moving up on moving up with acceleration 1.2 meter per second square, find weight of the body in this सिचुएशन। इस सिचुएशन में वेट बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपको वेट बताना है उस बॉडी का, तो वेट क्या होगा, दैट वेट इज व्हाट, वेट इज इक्वल टू mg होता है। लेकिन यहां तो कहानी अलग है, यहां पे वेट किस वजह से शो होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से। सो W विल बी इक्वल टू व्हाट, m a प्लस g। तो m तो हो गया क्या 8, a कितना हो गया 1.2, g कितना हो गया 9.8। किसी क्वेश्चन में अगर आपको g की वैल्यू 10 दी हुई है तो आप 10 कंसीडर कर लेंगे, और अगर 10 नहीं दी है तो 9.8 ही लिख के उसको सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 8 into 11, so it will be 88 kg. This is the weight of the body. ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a lift have weight of 1500 kg moving up with acceleration of 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ गया। नाउ फुल स्टॉप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of cable is 10 mm square. Find the stress on the cable. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लिफ्ट है, उसका वेट है 1500 kg। ठीक है, एक्चुअली ये वेट नहीं है, ये उसका मास है। आप कहेंगे सर वेट लिखा हुआ है, आप कह रहे हो मास है। वेट और मास को आप डिफाइन करेंगे कि यूनिट क्या लगी है आगे, यूनिट है केजी की। जब तक केजी रहेगी, चाहे आप इसको वेट बोल दो, चाहे आप इसको फोर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, रहेगा ये मास ही। इसको मास ही कंसीडर करना है। जब तक यूनिट नहीं बदलेगी तब तक आपको इसको वेट कंसीडर नहीं करना। और वेट और मास पे इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है mg और मास तो सिर्फ मास ही है, तो दोनों में अंतर है। ये क्या है? सिर्फ मास है। अब देखिए, मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द केबल इज 10 mm स्क्वायर, फाइंड द स्ट्रेस ऑन द केबल। तो देखिए ये लिफ्ट है। अब ये जो लिफ्ट है वो किससे? केबल से बंधी हुई होती है, और केबल इस तरह से यहां पे वेट से लटकी हुई होती है। अब ये जो केबल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया है 10 mm स्क्वायर का। आपको ये बताना है कि इस वाली केबल पे स्ट्रेस कितना लग रहा है। तो देखिए, स्ट्रेस सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो याद कर लीजिए, और मैं लिख देता हूं। दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स। अब फोर्स निकालेंगे, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये ऊपर जा रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता तो mg है, लेकिन अगर ये मूविंग अप है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ए। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही तो है जिसको आप फोर्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू mg प्लस ए। तो m कितना हो गया? इसको मिटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको मिटा देते हैं। देखिए m कितना है? 1500, g कितना? 9.8, एक्सीलरेशन कितना? 2.2। तो 1500 इंटू 12 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो शायद 180 आता है आंसर, और डबल जीरो पहले से है। तो फोर्स इज इक्वल टू 18,000 न्यूटन। 18,000 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, तो 18,000 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 10 mm स्क्वायर। mm है, mm को आपको मीटर में चेंज करना होगा। दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर, mm स्क्वायर है। ठीक है, तो इट विल बी 1800 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -6। सो 1800 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -5। इसको ऊपर लेके चले गए तो 1800 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट मीन्स 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8। क्योंकि स्ट्रेस है, सो इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना उस पर स्ट्रेस लग रहा होगा उस केबल पे, क्योंकि 10 mm स्क्वायर, 10 mm बहुत पतला, बहुत छोटा डायमीटर है, मतलब उसका जो वायर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस लग रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए,
टिक 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 टिका टिक टिक टिका टिक टिक टिका टिक टिक टिका टिक। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, a lift of 1000 kg moving up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड नहीं, द मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस on the cable is 1.2 into 10 to the power 6 Newton per meter square. So find the diameter of cable। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ केबल। देखिए बेटा, सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन क्या है, आपको क्या गिवन है? आपको मास गिवन है 1000 kg, आपको एक्सेलरेशन गिवन है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज गिवन है, टेक g इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 10 लेना है आपको। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको गिवन है, तो स्ट्रेस कितना हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है केबल का। तो फोर्स तो आप यहां से निकाल लेंगे, मूविंग अप है ऊपर की तरफ, तो फोर्स यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्स क्या आएगा, इट विल बी mg प्लस ए अपॉन एरिया। जब आप बात करते हैं केबल की, तो केबल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जब केबल इस शेप की होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला जो एरिया है, इसको कट करो और देखो, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या शो करता है? ये सर्कल का एरिया शो करता है। तो सर्कल का एरिया कितना हो गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। निकालना क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर होता है r इज इक्वल टू डी बाई टू। सही लिखा है, हाँ, r इज इक्वल टू डी बाई टू। तो यहां पे आ गया आपका क्या, mg प्लस ए डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई, और 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इस कंप्लीट को आपको सॉल्व करना होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू लिख दीजिए, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख लिया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू m कितना है 1000, g की वैल्यू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 ही रख देंगे, क्योंकि किसी से कैंसिल होता हुआ दिखेगा नहीं। चलिए 3.14 और डी स्क्वायर बाई 4, या इसको 22/7 ही रख लीजिए। नीचे 4 देख के थोड़ा सा लालच आ गया। चलिए, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, इस सारे को उधर ले जाइए, तो आपके पास आ गया 11 इंटू डी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 मल्टीप्लाइड बाई 1000 आ गया ये 12,000 आ गया। एक चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस 1.2 से इस 12,000 को मैं डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 लाख। इतना ही आएगा ना? नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या? 1.2 को मैं 12,000 से 12,000 को अगर मैं 1.2 से डिवाइड करूं, तो 1.2 it will be having another 0, so it will be divided one time 1 2 3 4 1 2 3 4, so it is 10,000 ये वैल्यू आ गई आपके पास। और यहाँ क्या बचा हुआ है आपके पास 10 टू द पावर 6 11/7 इंटू 2, तो इस सारे टर्म को इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000
इंटू 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 इंटू 11, इट विल बी द आंसर ऑफ डी स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था रियल वेट एंड अपरेंट वेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझने में अगर दिक्कत है इसको, तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच।